अस्सलामुअलैकुम। हम ना विद इको 401 लेसन नंबर 19 मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूड वर्ड इसलिए उन्होंने यूज़ किया है क्योंकि हम लोग ने पिछले लेसन में वही परफेक्ट कंपटीशन जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पढ़ा था, लेकिन शॉर्ट रन में पढ़ा था। इस लेसन में आप लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन। In the long run, all the factors of production are variable. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जिससे हम लोगों की एक चीज़ प्रोडक्ट तैयार होती है। फैक्टर्स वो होते हैं जो काम में शामिल होते हैं, मतलब लेबर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी होगी, मशीनरी होगी, सुपरवाइज़र्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वेरिएबल होती हैं, फिक्स नहीं होती। इन द लॉन्ग रन एनी फर्म कैन ईदर एंटर और लीव द इंडस्ट्री। और लॉन्ग रन में ये फर्म को अथॉरिटी होती है कि वो छोड़ भी सकती है इंडस्ट्री को और उसमें दाखिल भी हो सकती है। इफ़ देयर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन, अगर एक इंसान ने फर्म लगाई है और उसको शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं बार बार, तो मोर फर्म्स विल अट्रैक्ट टू द मार्केट एंड द इंक्रीज इन सप्लाई विल पुशेस प्राइस डाउन। बाकी लोग जो देख के उसे वो भी अपनी फर्म लगाने की कोशिश करेंगे उसी प्रोडक्शन में जो एक फर्म लगा रही है, और इसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ प्राइसेस हैं वो डाउन हो जाएंगी। ज़ाहिरी बात है, 2-3 फर्म्स जब काम करेंगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से प्राइस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगी और वही उनको प्राइस लोगों को देनी पड़ेगी जो एक प्राइस फाइनल की होती है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। बाय कंट्रास्ट इफ़ फर्म आर मेकिंग लॉसेस इन द शॉर्ट रन, और इसी के बारे अक्स अगर एक फर्म को लॉस होते हैं बार बार शॉर्ट रन में, दे विल लीव द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन, और वो जो है लॉन्ग रन में इंडस्ट्री को लीव कर जाएगी, फर्म्स काम छोड़ जाएंगी, कॉजिंग सप्लाई टू फॉल, क्योंकि सप्लाई उनकी कम होगी। लॉस तभी होता है जब आपकी चीज़ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो और उसकी जो सेलिंग है वो कम हो, जिसकी वजह से प्राइसेस टू राइज, प्राइसेस एक जितनी फर्म्स जाएंगी इंडस्ट्री को छोड़ के तो प्राइस आपकी हाई हो जाएगी, आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस रख सकते हैं और नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी टू बी स्टोर्ड, और इसकी वजह से फिर से दोबारा फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आ जाएंगी। इन द लॉन्ग रन देयर फॉर परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म्स कैन ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, और यही वजह है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन कर सकती हैं लॉन्ग रन में, और यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। अब है एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। 2 एफिशिएंसीज होती हैं, एक एलोकेटिव होती हैं और एक प्रोडक्टिव होती है। पब्लिक इंटरेस्ट इज़ कंसर्न विद बोथ एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। जो पब्लिक का इंटरेस्ट होता है वो दोनों एफिशिएंसीज पे होता है, किसी एक पे नहीं होता। Allocative efficiency, the optimal point of the production for any individual firm is where MR equal to MC। ये आप लोगों को पता है कि वो पॉइंट जहाँ पे MC इक्वल्स टू MR होता है वहाँ पे ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट होता है प्रोडक्शन का। द ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी सोसाइटी इज़ वेयर प्राइस इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और जब हम लोगों ने वो MC इक्वल टू MR वाला सारा लेसन पढ़ा था, उसमें जो प्राइस थी वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है, सेम होती है। दिस इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड इज़ अचीव्ड इन परफेक्ट कंपटीशन। और यही जो है मैक्सिमम एलोकेटिव एफिशिएंसी है, मतलब प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और ये परफेक्ट कंपटीशन में होती है बिकॉज MC इक्वल टू MR और MR इक्वल टू AR इक्वल टू प्राइस। फॉर परफेक्टली कंपटीशन प्राइस टेकिंग फॉर्म देयर फॉर P इक्वल टू MC। एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है वो प्राइस इक्वल टू MC है, और ये प्राइस टेकिंग फॉर्म्स होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, दिस इज़ अटेन्ड व्हेन फर्म प्रोड्यूस एट द बॉटम ऑफ देयर AC कर्व्स। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब मिलती है, जब हमारे
प्रोडक्शन जो हो रही होती है वो बॉटम से AC कर्व्स को प्रोड्यूस करती है, नीचे से AC कर्व बनाती है, मतलब आपकी डाउनवर्ड स्लोप हो जाती है। डैट इज़ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मैनर, और जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती है वो उनकी कॉस्ट होती है वो एफिशिएंट मैनर होती है। परफेक्टली competitive firms also achieve this in the long run because they produce at P equal to C। परफेक्टली कंपटीशन जब लॉन्ग रन होगा तब हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फिर से प्राइस के इक्वल हो जाएगा। एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट्स आल्सो हैपन्स टू बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, जहाँ पर हमारा MC और AC एक दूसरे को टेंजेंट हो जाएगा विद द लोएस्ट पार्ट ऑफ द AC कर्व। नीचे लोएस्ट पार्ट हमारा AC का कर्व का होगा और उसी कर्व को MC कर्व कट करेगी, वहाँ पर हमारा P इक्वल टू AC मिनिमम हो जाएगा। Monopoly defines the other pole or extreme of the market structure spectrum। मोनोपली डिफ़ाइन करती है वो वाली पोल जहाँ पर आपके पास एक ही फर्म प्रोडक्शन कर रही हो चीज़, और वही फर्म जो है आपको प्राइस भी सेट करके दे कि हाँ जी हम लोग ने इस प्राइस को पर ही अपनी प्रोडक्शन जो है वो सेल करनी है, इससे कम पर सेल नहीं करनी। यूजुअली रेफर्स टू आ सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ सिंगल प्रोड्यूसर इन द मार्केट, और ये तब होती है जब एक ही प्रोड्यूसर मार्केट में अवेलेबल हो उस प्रोडक्शन का। और मैंने आपको एग्जांपल देनी है यहाँ पर वापडा की। वापडा के जो है उनके बिल्स वगैरह जैसे जितने आते हैं हम लोगों को उतने ही पे करने पड़ते हैं। कभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं, लेकिन हमें हर हाल में उनको पे करना होता है। हाउएवर इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन हाउ नैरोली यू डिफाइन द इंडस्ट्री। मोनोपोली पावर। Economists are often interested in how much monopoly power any firm has। monopoly power क्या होती है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से प्राइस को फ़िक्स कर सकते हैं कि हाँ जी हम लोगों ने इतनी आउटपुट्स प्रोड्यूस कर लिए, इतना हमारा जो है पैसे लगे हैं, हम लोग ने इतने इस प्राइस पर क्वांटिटी को सेल करना है। हेयर मोनोपोली स्टैंड फॉर द एक्सटेंट टू विच द फर्म कैन राइज प्राइसेस विदाउट ड्राइविंग अवे ऑल इट कस्टमर्स, और वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस को सेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मोनोपोली पावर एंड प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड आर इन्वर्सली रिलेटेड। ये आपका MCQs है कि मोनोपोली पावर और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जितनी डिमांड है और आपकी मोनोपोली पावर वो इन्वर्सली रिलेटेड है। ज़ाहिर बात है जितनी आपकी डिमांड होगी प्रोडक्ट की, उस लिहाज से आप लोग अपनी प्राइस को सेट कर सकते हैं। फर्म हुज कस्टमर्स आर मोर हैव मोर मोनोपोली पावर। ये आप लोगों का फिर से MCQs है कि फर्म के पास जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उतनी उनके पास मोनोपोली पावर है। अगर उनके पास कस्टमर ज़्यादा हैं तो वो अगर लालच करना चाहें तो अपनी प्राइस को ज़्यादा कर सकते हैं। तो लालच बुरी बला भी होती है, ये भी याद रखना है। अ मोनोपोलिस्टिक फर्म फेसेस इन इलास्टिक डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप। वाइल परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व हैज़ इन्फिनिटिवली इलास्टिक। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली में आप लोगों को पता है कि फर्म अर्न प्रॉफिट व्हेन MC MR इक्वल होते हैं और MC कर्व कट्स MR फ्रॉम द बिलो। MC कर्व जो है वो MR कर्व को बिलो से कट करती है। MC कर्व इज़ नॉट द सप्लाई कर्व। ये हम लोगों का MCQs है। MC कर्व जो है वो सप्लाई कर्व नहीं है फर्म की एज इट वाज इन परफेक्ट कंपटीशन, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास MC कर्व जो है सप्लाई कर्व ही कहलाती है। दिस इज़ आल्सो द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। ये आपके पास डिफरेंस है मोनोपोली में और परफेक्ट कंपटीशन में। 3 पॉइंट्स हैं। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आर बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट इज़ गिवन वेयर MC इक्वल्स टू MR। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब उसी जगह होता है जहाँ पर MC इक्वल्स होता है MR के। प्राइस इज़ देन रीड ऑफ द डिमांड कर्व विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। Note, however, the difference with the perfect competition where the firm's demand curve has horizontal and not downward sloping like the industry।
जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है डिमांड कर्व हॉरिजेंटल लाइन होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होती है. हाउएवर द फर्म इज़ द इंडस्ट्री एंड देयरफॉर फेसेस द सेम डिमांड कर्व एज द इंडस्ट्री डाउनवर्ड स्लोपिंग वन. मतलब जितनी इंडस्ट्री या फर्म एक ही चीज़ होती है तो उसमें जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजेंटल होती है. डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ए सी एट द पॉइंट वेयर एम सी कट्स एम आर. एम सी इक्वल्स टू एम आर तो होता ही है, लेकिन आप लोगों को मैंने 17 लेसन में बताया था कि आपका ए सी जो है वो फाइनल करता है कौन सा आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट रखना है. द मोनोपोलिस्टिक माइट बी एन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रेकिंग इवन एंड मिनिमाइजिंग शॉर्ट रन लॉस. ये 3 किस्म के फर्म्स जो हैं मोनोपोलिस्टिक अर्न कर सकती हैं. प्रॉफिट्स भी होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, ब्रेक इवन भी होता है. जहाँ पर आप ब्रेक इवन क्या होता है, जहाँ पर आप लोगों को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, और मिनिमम शॉर्ट रन लॉस. और कहीं ना कहीं वो लॉन्ग शॉर्ट रन में लॉस भी पा सकते हैं, लॉस को भी गेन कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है. प्राइस इज़ ग्रेटर देन एम आर इन इक्विलिब्रियम. ये आपका MCQs है. इक्विलिब्रियम में प्राइस जो है वो ग्रेटर होती है एम आर से, देयरफॉर प्राइस इज़ नॉट इक्वल टू MC. और इसी वजह से प्राइस जो है MC के इक्वल नहीं होती. एज सच देयरफॉर द सप्लाई कर्व फॉर द फर्म इज़ नॉट राइजिंग पार्ट ऑफ द MC कर्व. ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ मोनोपोलिस्टिक कैन मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन लॉन्ग टर्म. मोनोपोलिस्टिक जो हैं मतलब जिनके और ज़्यादा फर्म्स नहीं हैं काम करने वाली, वो लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. कैसे? बिकॉज देयर इज़ नो इजी एंट्री फॉर द अदर फर्म्स एज इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है कि लोग खुद से फॉर्म लगा सकते हैं और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा कोई सीन नहीं होता और फर्म्स को एंट्री जो होती है नहीं मिलती है इतनी जल्दी. देयरफॉर मोनोपोलिस्टिक कैन मेंटेन हाई प्राइस इवन इन द लॉन्ग रन. और यही वजह है कि मोनोपोलिस्टिक्स जो हैं वो लॉन्ग रन में भी अपनी प्राइसेस को हाई कर सकते हैं. हाउ कैन अ मोनोपोलिस्ट रिटेन इन इट्स मोनोपोली. मोनोपोलिस्ट कौन होता है? काम करने वाला जिसने प्राइस सेट करनी है. और मोनोपोली को रिटेन कैसे करना उन्होंने वो देख लें. उनके कुछ फैक्टर्स उन्होंने बताए हुए हैं. These can be due to natural reasons or active policies pursued by the monopolist. ये उनका नेचुरल रीज़न भी हो सकता है कि हाँ जी उन्होंने जितनी पैसे जितनी इनपुट्स लगाई हैं उतनी ही उन्होंने आउटपुट्स लेनी है. लार्ज इनिशियल फिक्स कॉस्ट में बी इन्वॉल्व विच मेक इट्स प्रोहिबिटेड फॉर द अदर्स टू एंट्री. और ये भी हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट लगा दें काम में कि और कोई अगर फर्म में एंटर भी होना चाहे तो उनके पास इतना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट पर पैसे लगाने की ताकत न रहती हो. नेचुरल मोनोपोली एक्सपीरियंसेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स एंड एज इट्स ऑपरेशन बिकम्स बिगर एंड देयरफॉर इट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ओनली वन सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग फॉर द एंटायर कंपनी रादर देन 2 or more फर्म्स. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं? प्रॉफिट्स होते हैं. तो किसी एक फर्म को इतना प्रॉफिट हो रहा हो, बार बार प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव फर्म बन जाती है. उनकी कॉस्ट अफेक्ट नहीं करती, वो जितनी मर्ज़ी प्राइस उसको चार्ज कर दें. प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन और ब्रांड लॉयल्टी. और ये भी हो सकता है कि वो जिस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर कोई और फर्म आके लगाना चाहती है वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहती हैं तो उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो उनसे डिफ्रेंशिएशन कर रही हो और वही चीज़ दोबारा से ना बन सके. एक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ है. लिमिट प्राइसिंग हो सकती है. चार्जिंग प्राइस बिलो अ पोटेंशियल अटेंड AC टू डिराइव हिम आउट और डिस्करेज हिम फ्रॉम एंटरिंग. प्राइसेस की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो भी वही लोग उसको फॉलो कर सकते हैं जिनको प्रॉफिट हो रहा हो. द थ्रेट ऑफ टेक ओवर बाय द मोनोपोलिस्ट समटाइम्स प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंटरिंग. और ये भी बहुत बड़ा इशू होता है. जो फर्म मोनोपोलिस्टिक हो, जो अपनी
मर्ज़ी से प्राइसेस लगा सकें। उनको थ्रेट धमकियाँ भी मिलती हैं कि हाँ जी आप लोग ये फॉर्म ना लगाएं, आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग आपकी फॉर्म को जो है बंद कर देंगे। तो ये जो थ्रेट्स होते हैं, धमकियाँ होती हैं, ये भी दूसरे और फॉर्म्स लगाने वालों को डरा के रखती हैं। तो इस वजह से भी और फॉर्म एंटर नहीं कर सकती। द मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और मोनोपोलिस्टिक्स को ये हक उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। द मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच नो वन एल्स कैन इमिटिएट। और मोनोपोलिस्ट जो है वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी पहुंच जो है दूसरे लोगों के साथ ना हो सके। डैट इज़ टू से इज़ प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट्स और कॉपीराइट। और वो आपको एग्जांपल उन्होंने दे दिया कि कॉपीराइट का इशू हो जाए तब भी कोई और फर्म उनके साथ काम नहीं कर सकती है। यह था आपका लेसन नंबर 19। अल्लाह हाफिज़।